नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आरंभ किया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी संस्थान द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा कि विश्व के सभी राष्ट्रों को परमाणु हथियारों के अवैध प्रसार पर कठोर निगरानी रखनी चाहिए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आरंभ किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत सीड कैपिटल मॉड्यूल को लॉन्च किया। और मेघालय में रेड होल खनन की आशंका पर एक्टिविस्ट ने कोयला ब्लॉक्स के लिए खनन पट्टों का विरोध किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आरंभ किया है। जैसा कि हम लोग सब पहले से ही जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य की दिशा में वर्तमान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। अब इसी के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य एक निर्बाध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर इंटर ऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाएगा। वर्तमान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 6 संघ राज्य क्षेत्रों में पायलट मोड में लागू किया जा रहा है। इस मिशन की कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि इस मिशन में प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आईडी कार्ड आवंटित किया जाएगा, जिसका उपयोग उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में किया जाएगा। नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनकी संबंधित स्वास्थ्य आईडी से जोड़ा जाएगा। इन रिकॉर्ड्स को मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से देखा जा सकता है। ये मिशन नागरिकों की सहमति से उनके अधोमुखी स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स तक पहुँच तथा उनके आदान प्रदान को भी सक्षम बनाएगा। लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स किसी भी देखभाल वितरण संस्था में एक या अधिक बार जाने वाले रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्टर यानी HFR और HPR ये आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के भंडार के रूप में कार्य करती हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीक्षण के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करेगा। इस डिजिटल मिशन का महत्व ये होगा कि ये अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ साथ जीवन की सुगमता में वृद्धि करेगा। विश्वसनीय डेटा के उपयोग से रोगियों का लागत प्रभावी और जल्द इलाज संभव हो सकेगा और उनका जीवन बचाया जा सकेगा। विशेष रूप से उपयुक्त चिकित्सक और अस्पताल के बारे में सुगम जानकारी उपलब्ध होने से निर्धन और मध्यम वर्ग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा चिकित्सकों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को व्यवसाय करने में सुगमता प्राप्त होगी। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से भी किया जा रहा है, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप। ये ऐप कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम करने, जागरूकता सृजन करने, संपूर्ण स्थिति और आसपास के क्षेत्रों को समझने में सहायक है। इसके अलावा कोविन पोर्टल ये सभी को निःशुल्क टीके के प्रशासन के लिए उपयोगी है, जैसे कि रिकॉर्ड निर्माण, प्रमाण पत्र डाउनलोड करना आदि। इसके अलावा ई-संजीवनी एक टेलीमेडिसिन सुविधा है। इसने 1.25 करोड़ से अधिक दूरस्थ चिकित्सकीय परामर्श प्रक्रियाओं को संभव बनाया है। आइए बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय की। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी संस्थान द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी शिक्षा संस्थानों को प्रदान किए जाने वाले सरकारी अनुदान से संबंधित एक वाद की सुनवाई के दौरान की। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों एवं विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को आउटसोर्स करने के उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2010 के नीतिगत निर्णय को यथावत रखा है। इस निर्णय के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि किसी संस्था को प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता नीतिगत विषय है और ये उस संस्था का मूल अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में भी जहां पर सहायता वापस लेने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया जाता है, कोई संस्था इस निर्णय को अपने अधिकार के मामले के रूप में प्रश्नगत नहीं कर सकती है। यानी कि इस मुद्दे को लेकर के कोई भी संस्था कोर्ट में नहीं जा सकती है, क्योंकि कोई भी नीति वित्तीय बाधाओं और कमियों और संस्था के हितों आदि सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। संविधान के अनुच्छेद 30 में युक्त निबंधनों की व्यवस्था की गई है। इसके तहत अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक वर्गों के बीच कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई संस्था ऐसी सहायता से जुड़ी शर्तों को स्वीकार अथवा उनका अनुपालन नहीं करना चाहती, तो वो अपने अनुसार सरकारी अनुदान को अस्वीकार करने तथा स्वयं के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 30 में ये उपबंध
प्रतिबंध किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। सुरक्षा परिषद में भारत ने अपना मत व्यक्त किया और कहा कि विश्व के सभी राष्ट्रों को परमाणु हथियारों के अवैध प्रसार पर कठोर निगरानी रखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परमाणु हथियारों के नेटवर्क, उनकी वितरण प्रणाली, घटकों और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के अवैध प्रसार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता की ओर रेखांकित किया। परमाणु प्रसार का मतलब ऐसे देशों में परमाणु हथियारों, परमाणु प्रौद्योगिकी, विखंडनीय सामग्री और परमाणु हथियार निर्माण से संबंधित सूचनाओं का प्रसार है जिनके पास ये सभी उपलब्ध नहीं है। अवैध परमाणु दुर्व्यापार और परमाणु आतंकवाद के कई कारण हैं, जैसे कि परमाणु निरस्त्रीकरण की वैश्विक प्रक्रिया के बावजूद अधिक मात्रा में हथियार श्रेणी की परमाणु सामग्रियों का गुप्त रूप से निर्मोचन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्य अभिकर्ताओं जैसे कि आतंकवादी समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूह की संख्या, प्रभाव और वित्तीय क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि परमाणु हथियारों के अवैध प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारत का प्रस्ताव क्या है। भारत परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार संरचना को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण त्रयी यानी डिसआर्मामेंट ट्राइड के ढांचे के अंतर्गत कार्य करेगा। अप्रसार संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत कई निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनर व्यवस्था, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR में शामिल हो गया है। साथ ही भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह सूची के साथ अपनी नियंत्रण व्यवस्था का सामंजस्य स्थापित किया है। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में विखंडनीय पदार्थ नियंत्रण संधि यानी फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT पर वार्ता आरंभ करने का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण त्रयी में निरस्त्रीकरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति शामिल है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आरंभ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण संपूर्ण भारत के शहरों और कस्बों में साफ सफाई, स्वास्थ्य कारिता तथा स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, साथ ही कस्बों और शहरों को निवास योग्य बेहतर स्थान बनाने की दिशा में एकजुट होकर प्रयास करने के महत्व के बारे में समाज के सभी वर्गों में जागरूकता सृजित करना है। आइए अब आपको बताते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसमें विशिष्ट वैज्ञानिक संकेतक शामिल किए गए हैं। ये संकेतक शहरों को अग्रिम पंक्ति के सफाई कर्मचारियों के लिए उनकी कार्य स्थिति और आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। पहली बार जिलों को रैंकिंग प्रदान करने की प्रक्रिया इस सर्वेक्षण के तहत आरंभ की गई है। ये सर्वेक्षण 15,000 से कम और 15 से 25,000 के बीच की 2 जनसंख्या श्रेणियों को शामिल करके छोटे शहरों को भी समान अवसर प्रदान करता है। इस सर्वेक्षण का विस्तार करते हुए अब इसमें सैंपलिंग के लिए 100% वार्डों को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले वर्षों में ये आंकड़ा केवल 40% था। ये सर्वेक्षण शहरी भारत के स्मारकों और विरासत स्थलों को स्वच्छ करने के लिए नागरिकों को उत्तरदायित्व ग्रहण करने और पहल करने के लिए प्रेरित करके भारत की प्राचीन विरासत और संस्कृति की रक्षा करने के लिए तैयार है। सर्वेक्षण के आगामी संस्करण में दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग, स्वच्छता की जियो टैगिंग जैसे बेहतर तकनीकी हस्तक्षेप होंगे। साथ ही बेहतर दक्षता के लिए अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का उपयोग बढ़ेगा और जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए QR कोड आधारित नागरिक प्रतिक्रिया का उपयोग होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये आकलन की बेहतर सुदृढ़ता प्रदान करेगा, प्रक्रियागत सरलीकरण करेगा, नगरीय स्थानीय निकायों के लिए प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करेगा, रैखिकता से चक्रीयता की ओर बढ़ने में मदद करेगा, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में वृद्धि करेगा, छोटे शहरों के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संबंधों को मजबूत करना इसकी प्राथमिकताओं में होगा, साथ ही लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत सीड कैपिटल मॉड्यूल को लॉन्च किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन यानी PMFME योजना के अंतर्गत सीड कैपिटल मॉड्यूल का शुभारंभ किया। ये मॉड्यूल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DANULM के MIS पोर्टल पर लॉन्च किया
किया गया। इसका उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत शहरी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता की सुविधा प्रदान करना है। यानी अगर कोई भी शहरी स्वयं सहायता समूह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उनके लिए इस योजना के तहत शुरुआती जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। PMFME योजना के तहत प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य 40,000 रूपए की प्रारंभिक पूंजी यानी सीड कैपिटल सहायता प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री FME योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और क्षेत्र के औपचारीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना है। इसमें स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रूपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख रूपए की सीमा के साथ 35% तक पूंजी निवेश के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी और सामान्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 35% तक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता दी जाएगी। अगली खबर कोयला खनन और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। दरअसल मेघालय में रेड होल खनन की आशंका पर एक्टिविस्ट ने 3 कोयला ब्लॉक्स के लिए खनन पट्टों का विरोध किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अप्रैल 2014 में रेड होल कोयला खनन पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया था। हालांकि जुलाई 2019 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रतिबंध को हटा दिया था और संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति के अधीन निजी और सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर राज्य में खनन कार्यों को जारी रखने की अनुमति प्रदान की थी। वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने मेघालय की पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों में 3 कोयला ब्लॉक्स के लिए खनन पट्टे प्रदान किए हैं। मेघालय में रेड होल खनन मुख्य रूप से प्रचलित खनन तकनीक है। इसमें 3 से 4 फीट व्यास की संकीर्ण क्षैतिज सुरंग के साथ गहरे ऊर्ध्वाधर शाफ्ट का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के खनन में कोयला निकालने के लिए श्रमिकों को 100 से 150 मीटर तक या कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा नीचे भेजा जाता है। अधिकतर मेघालय में इसका प्रयोग वहां पाए जाने वाले कोयले के महीन होने की वजह से किया जाता है। इन संकीर्ण सुरंगों को रेड होल कहा जाता है क्योंकि इनमें एक बार में एक व्यक्ति ही जा सकता है। इस प्रक्रिया में अपने छोटे आकार के कारण अधिकतर बच्चे शामिल होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं रेड होल खनन के प्रभाव के बारे में। ये खदानें क्षैतिज चैनलों के नेटवर्क में विस्तारित होती हैं। इनके हमेशा ढह जाने या बाढ़ में जलमग्न हो जाने का जोखिम बना रहता है। इस तरह के खनन से जल स्रोत दूषित होते हैं। इससे ये मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और मानव तथा पशुओं के लिए विषाक्त हो जाते हैं। रेड होल खनन से बाल तस्करी का गंभीर मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय। हाल ही में इस विनिमय समझौते पर भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी ने हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट शिपिंग सूचना वाणिज्यिक और गैर सैन्य व्यापारिक पोतों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक एडवांस इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान में सहयोग करती है। इसके तहत जलीय पोतों को व्हाइट यानी वाणिज्यिक जहाज, ग्रे यानी सैन्य जहाज और ब्लैक यानी अवैध या अनधिकृत जहाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये समुद्री क्षेत्रों से जुड़े संभावित खतरों को देश की तटीय और अपतटीय सुरक्षा को प्रभावित करने से रोकने में मदद करती है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और फ्रांस सहित कई देशों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौते संपन्न किए हैं। अगला है अखिल भारतीय तिमाही प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण यानी AQEs। ये सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा 9 चयनित क्षेत्रों जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र शामिल हैं, इसमें रोजगार एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित घटकों के बारे में सतत त्रैमासिक अपडेटेड सूचना प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इन 9 चयनित क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें कि IT या BPO तथा वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण में 10 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है। ये क्षेत्र गैर कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार के अधिकांश भाग के लिए उत्तरदायी रहे हैं। क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट सर्वे अप्रैल से जून के पहले दौर के 9 चयनित क्षेत्रों में मौजूद कुल रोजगार लगभग 30 करोड़ 80 लाख के लगभग रहा है।
डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने संपूर्ण भारत के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ एक भागीदारी पहल को आरंभ किया है। ये ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत का एक सर्वोच्च और राष्ट्रीय स्तर का सांविधिक संगठन है। इसे महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। आकाश प्राइम मिसाइल। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम के प्रथम उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। ये परीक्षण ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR चांदीपुर में संपादित किया गया था। मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में आकाश प्राइम को बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी से युक्त किया गया है। अन्य सुधारों के अंतर्गत इसका अधिक ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन करना शामिल है। आकाश मिसाइल भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल है। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये कई दिशाओं में एक साथ अनेक लक्ष्यों को भेज सकती है। इसे युद्धक टैंक या पहिएदार ट्रक जैसे सचल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। बेरेशीट 2 परियोजना। ये स्पेसिल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संचालित दूसरा चंद्र मिशन है। इसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। बेरेशीट 1 अंतरिक्ष यान फरवरी 2019 में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद चंद्रमा की सतह पर अकस्मात दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बेरेशीट 2 परियोजना में चंद्रमा पर प्रयोग करने और डेटा एकत्र करने के लिए 3 अंतरिक्ष यानों को शामिल किया जाएगा, जिसमें एक ऑर्बिटर और 2 लैंडर होंगे। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन द्वारा अंतरिक्ष यानों की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई जा चुकी है। 6 वर्ष के अंतराल के बाद मार्च महीने में गिद्धों की गणना का दोबारा आरंभ हुआ। ये गणना 13 राज्यों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की टीम के साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा। ये सोसाइटी संरक्षण गतिविधियों से जुड़ा एक गैर सरकारी संगठन है। भारतीय गिद्धों की 3 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में पतली चोंच वाला गिद्ध यानी स्लेंडर बिल्ड वल्चर, श्वेत पुट्ठे वाला गिद्ध यानी व्हाइट रम्प्ड वल्चर और भारतीय गिद्ध शामिल है। 1990 के दशक में पशुओं को दी जाने वाली एक पीड़ा और सूजन रोधी दवा थी डाइक्लोफिनेक, जिसकी वजह से गिद्धों के गुर्दे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगे थे। इससे गिद्धों की आबादी अप्रत्याशित रूप से कम हो गई थी। वर्तमान में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25 के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।